हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती करिए। तो चलिए हम आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 27 मई 2024 करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज का। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ, दुनिया का सबसे पहला मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और किस कंट्री द्वारा पास किया गया है? तो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड का पहला मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ है। ओके, तो देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ was approved by यूरोपियन यूनियन। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन। ओके, अब यही जो लॉ है इसको 2021 में यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रपोज किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हर कंपनी में दौड़ लगी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो कुछ गलत न हो जाए, कुछ गलत न हो फ्यूचर में, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका देखरेख करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने 2021 में प्रपोज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ लाने के लिए। तो रिसेंटली जो है यूरोपियन पार्लियामेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ को पास किया है और यूरोपियन यूनियन ने उसको अप्रूव कर दिया है, इसलिए हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह प्रपोज किया गया था 2021 में बाय यूरोपियन यूनियन एंड passed in 2024 by यूरोपियन पार्लियामेंट। ओके, अब यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं। इसमें 27 कंट्रीज हैं। ओके, इसमें 27 कंट्रीज हैं। पहले 28 कंट्रीज था, ब्रिटेन भी था, पर 2016 में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। अब कितने कंट्री हैं? 27 कंट्रीज हैं। ओके, और 1992 में फॉर्म किया गया था यूरोपियन यूनियन। समझ में आ गया? यह जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि दुनिया का पहला मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ को पास करने वाला कौन है? यूरोपियन पार्लियामेंट। और अप्रूव करने वाला कौन है? यूरोपियन यूनियन। क्योंकि हर कंपनी आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाना चाहती है, कुछ गलत हो, करप्शन हो, कुछ एनीथिंग, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हो, इसलिए लाया जाए। ओके, रिसेंटली एक साइक्लोन आया है, साइक्लोन रिमल। अब पूछा जा सकता है जो साइक्लोन रिमल है वो कहां पर आया है? ओके, देखते हैं। साइक्लोन स्टॉर्म रिमल ओरिजिनेटेड कहां पर? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ओरिजिनेट हुआ है और ये खतरनाक है। ओके, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट को हिट करेगा, वेस्ट बंगाल के कोस्ट को ज्यादा हिट करेगा, इससे नुकसान अधिक से अधिक वेस्ट बंगाल में होगा। तो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आप रिसेंटली रिमल को न्यूज में देखे हैं, तो रिमल है क्या? 4 ऑप्शन दे देगा उसमें, साइक्लोन दे देगा, फ्लड दे देगा, कुछ दे देगा। ओके, पूछ लेगा ओरिजिनेट कहाँ हुआ? बे ऑफ बंगाल में, और ये हिट करेगा कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। समझ में आ गया? पक्का? तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, अभी इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री ने इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन को एक्सीलेंस अवार्ड दिया है? तो वो
कौन सी कंट्री है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन, ओके, रिसीव एक्सीलेंस अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड बाय यूएई, यूएई द्वारा। अब जो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन है, कौन कौन से मिशन को मिला है दुनिया में? इंडिया ही एकमात्र कंट्री है जिसको यूएई ने 2 डिप्लोमेटिक अवार्ड दिया है। तो दुनिया में इकलौता इंडिया कंट्री है। किसको किसको? एम्बेसी ऑफ इंडिया को और कॉन्सुलेट्स ऑफ इंडिया को। ओके, एम्बेसी ऑफ इंडिया टू अबू धाबी को मिला है, एंड कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया टू दुबई। ओके, इनको मिला है क्या? एक्सीलेंस अवार्ड बाय यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा। और ये दुनिया का पहला है इंडिया जो कि 2 एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अभी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ओके, टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन का रिपोर्ट आया है। देखते हैं रिपोर्ट क्या है। दुनिया का हाफ जो रेंज लैंड है जिसपे पशु जो एनिमल है ग्रेजिंग मतलब उसे घास चरते हैं खाते हैं, वह दुनिया का आधा जो रेंज लैंड है वो खत्म हो गया है। ओके, उसके बारे में समझते हैं। हाफ ऑफ द वर्ल्ड रेंज लैंड have been destroyed, have been destroyed। यह पूछा जा सकता है कि जो यह रिपोर्ट रिलीज किया गया है किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो यूएनसीसीडी द्वारा, यूएनसीसीडी। और यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ओके, तो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, उसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण से लड़ने की जो प्रक्रिया है, ओके, उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है यूनाइटेड नेशन द्वारा, जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया कि दुनिया में जितने भी रेंज लैंड है, रेंज लैंड का मतलब हो गया जहाँ पे एनिमल्स जो है घास खाते हैं या घास ढूंढने के लिए निकलते हैं, वो खत्म हो रहा है। किस कारण खत्म हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण खत्म हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, अब लोग क्या कर रहे हैं? एनिमल फार्मिंग अधिक कर रहे हैं, तो एनिमल जब ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा ग्रेजिंग कर रहा है, इसलिए डिस्ट्रॉय हो रहा है। तीसरा, रोड बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए खत्म हो रहा है, जो कि वर्ल्ड के लिए खतरनाक चीज है। समझ में आ गया? अब देखा जाए तो जो रेंज लैंड है पूरे अर्थ में, अर्थ का जितना लैंड है, जितना एरिया है, उसका हाफ ऑफ द एरिया जो है वो रेंज लैंड के अंदर आता है, परंतु जो हाफ ऑफ द रेंज लैंड है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है उसमें से। ओके, जो कि इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। समझ में आ गया? तो पूछा जा सकता है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड रेंज लैंड जो डिस्ट्रॉय हुआ है किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इसके द्वारा रिलीज किया गया है, या इसी को थोड़ा बदल कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने रिपोर्ट जारी किया है अबाउट द रेंज लैंड। दुनिया का लगभग 1/3 रेंज लैंड डिस्ट्रॉय हो गया है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। कितना डिस्ट्रॉय हुआ है? हाफ ऑफ द रेंज लैंड डिस्ट्रॉय हुआ है। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू डिजर्टिफिकेशन है वो कब बनाया गया था? पहली बार कब आया था? 1996 में। और जो रेंज लैंड होता क्या है? ये नेचुरल ग्रास लैंड होता है, नेचुरल घास का मैदान होता है जिसपे एनिमल जो है वो क्या करते हैं? चरते हैं, खाते हैं, घास खाते हैं। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है
ओके। 33% रिजर्वेशन विमेन के लिए मैंडेट किया गया है, कंपलसरी किया गया है। किस गवर्नमेंट द्वारा, किस फील्ड में? जैसे गवर्नमेंट के कुछ जॉब्स होते हैं, अब गवर्नमेंट क्या करती है, उस जॉब को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आउटसोर्स कर देती है, मतलब दूसरे प्राइवेट कंपनी को दे देती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे है, रेलवे के बहुत से जॉब्स होते हैं जिसको रेलवे क्या करता है, प्राइवेट कंपनी को दे देता है, आउटसोर्स कर देता है एक तरीके से। जो भी जॉब आउटसोर्स गवर्नमेंट कर रही है उसमें 33% रिजर्वेशन होना चाहिए औरतों के लिए। ओके, किस स्टेट गवर्नमेंट ने यह मंजूरी दी है? तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने यह मंजूरी दी है, क्योंकि वहां की जो औरतें हैं बहुत दिनों से, बहुत महीनों से फाइट कर रही थी, डिमांड कर रही थी कि हमको भी 33% रिजर्वेशन दिया जाए जो गवर्नमेंट के जॉब्स हैं जिसको गवर्नमेंट आउटसोर्स कर रहा है दूसरे प्राइवेट कंपनी को। ओके, तो कुछ कंडीशंस भी होनी चाहिए। अब कौन सा ऐसा जॉब होगा जिसमें उनको मिलना चाहिए? ऐसे जॉब जिसमें कम से कम 20 एम्प्लॉय होने चाहिए, 20 एम्प्लॉयज होने चाहिए, और काम करने की जो अवधि है, टाइम है, वो कम से कम 45 डेज का होना चाहिए। ओके, ऐसे जॉब में ही औरतों को क्या होना चाहिए, 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पक्का समझ में आ गया? ओके, तो 33% रिजर्वेशन टू वीमेन मैंडेटरी टू आउटसोर्स गवर्नमेंट जॉब्स बाई कर्नाटका गवर्नमेंट। ओके, कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए? कौन से जॉब में औरतों को जॉब मिलेगी? जिसमें मोर देन 20 एम्प्लॉयज हो, मोर देन 20 एम्प्लॉयज एंड मोर देन 45 डेज वर्क हो। समझ में आ गया? पक्का इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह महिलाओं से रिलेटेड। ओके, 33% रिजर्वेशन से रिलेटेड है उनके। ओके, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। अभी रिसेंटली इंडियन अमेरिकन ओरिजिन लेडी हैं, उनको सैक्रामेंटो काउंटी में जज नियुक्त किया गया। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो लेडी हैं वो इंडियन ओरिजिन है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनको सैक्रामेंटो काउंटी में जज नियुक्त किया गया। ओके, बाय कैलिफोर्निया गवर्नर। ओके, तो इसलिए हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया? इंडियन अमेरिकन, उनका नाम क्या है? इंडियन अमेरिकन ओरिजिन, उनका नाम है जया बडिगा। ओके, अपॉइंटेड एज जज इन सैक्रामेंटो काउंटी कोर्ट बाय कैलिफोर्निया गवर्नर। ओके, समझ में आ गया? और पहले इन 2022 में सैक्रामेंटो काउंटी में जया बडिगा को कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इन सेम सैक्रामेंटो काउंटी कोर्ट में, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन है, जिनको जज नियुक्त किया गया है सैक्रामेंटो काउंटी कोर्ट में बाई कैलिफोर्निया गवर्नर द्वारा। तो उनका नाम याद रखिएगा, जया बडिगा। यह है कहाँ की? यह है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश की। यह है कहाँ की? विजयवाड़ा। कहाँ है विजयवाड़ा? आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है। ओके, एपी, आंध्र प्रदेश। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। India's film has won
अभी क्या हुआ था, 77 कैंस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें एक इंडियन शॉर्ट फिल्म है, उसको ला स्निफे अवार्ड मिला था, ला स्निफे अवार्ड मिला था। उस इंडियन शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है, उसके डायरेक्टर कौन है, उसको जानते हैं, क्योंकि वह ला स्निफे अवार्ड इंडियन फिल्म को मिला था। इसलिए हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, इंडियन फिल्म हैज won ला स्निफे अवार्ड। ओके, ला स्निफे अवार्ड एट एट 77 कैंस फिल्म फेस्टिवल। अब उस फिल्म का नाम क्या है, सनफ्लावर्स वर द सनफ्लावर्स sunflowers were the first one to know। उस फिल्म का नाम क्या है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो। ओके, किसके द्वारा निर्देशन किया गया था इसका, किसके द्वारा, चिदानंद नाइक द्वारा, चिदानंद नाइक द्वारा इस मूवी को बनाया गया था। चिदानंद नाइक है कौन, ओके, FTII पुणे के स्टूडेंट हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वह स्टूडेंट है, जिन्होंने क्या बनाया था, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जिनको ला सिनिफे अवार्ड मिला है, कहां पर, 77 कैंस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में। समझ में आ गया। अब ये जो शॉर्ट फिल्म है वो है क्या, एक बूढ़ी औरत होती है जो एक गांव से एक मुर्गे को चुरा लेती है, और मुर्गे चुराने के बाद उस गांव में क्या होता है, अभिशाप आ जाता है, श्राप लग जाता है, अंधकार हो जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि जो बूढ़ी औरत है इन्होंने ही मुर्गा चुराया, उनके कारण ये सब हो रहा है, तो उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी कहानी है इसकी, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो, जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, चिदानंद नाइक द्वारा, जो कि FTII के स्टूडेंट हैं। समझ में आ गया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, क्योंकि ला स्निफे अवार्ड किसको मिला है, इंडियन शॉर्ट फिल्म को मिला है। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अपॉइंट, एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का अपॉइंटमेंट किया गया फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। पूरे वर्ल्ड में जो डिजास्टर्स आते हैं, जो आपदा आती है, जो कुछ खतरनाक चीजें होती है, जैसे कि फ्लड आ गया, ओके, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, किसी कारणवश से बहुत ज्यादा डिजास्टर हो रहा है, उसके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति की गई है बाय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटर्स द्वारा। और है कौन हो, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वह एक इंडियन है, उनका नाम है कमल किशोर, इसलिए हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। ओके, उनका नाम क्या है, कमल किशोर। कमल किशोर जी को एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और जो कमल किशोर हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी 13 ईयर्स काम कर चुके हैं, 13 ईयर्स काम कर चुके हैं फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये रिसेंटली में क्या है, ओके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ है। इंडिया में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके अभी क्या है, कमल किशोर अभी क्या है, चीफ है।
और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, मान लो कि इंडिया में कोई फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिजास्टर हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए, उसके लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द्वारा। उसका नाम क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये पूरा उनके मैनेज करने का काम करती है। उसके चीफ कौन है, कमल किशोर, जिनको डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटर्स द्वारा। समझ में आ गया? तो ये इंडियन है जिनको अपॉइंट किया गया है, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पक्का समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओके, इंटरनेशनल, अभी क्या है, पेरिस ओलंपिक होने वाला है जुलाई में, उसके लिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ओके, हर कंट्री के लिए, जिस कंट्री के एथलीट्स जो हैं इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे, उन सभी कंट्री के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किस लिए? कि जो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक में, उनको इनकरेज करने के लिए, जाओ तुम जीत के आओ, गोल्ड मेडल लेके आओ, सिल्वर लेके आओ, ये इसके लिए, ओके। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है, लेट्स मूव। लाइक फॉर इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, लेट्स मूव इंडिया। फॉर फ्रांस के लिए क्या हो जाएगा, लेट्स मूव फ्रांस। चाइना के लिए क्या हो जाएगा, लेट्स मूव चाइना। ठीक उसी तरीके से हमारे भारत के लिए क्या है, लेट्स मूव इंडिया। तो यह क्या होगा, मैं अपने फेवरेट जो एथलीट्स होंगे उनको इंकरेज करूंगा, कहां पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समझ में आ गया? इसलिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ ओलंपिक ने यह इनिशिएटिव लॉन्च किया है। देखते हैं, तो पूछा जा सकता है कि जो ये इनिशिएटिव है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लॉन्च इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव का नाम है हैशटैग लेट्स मूव। अब इंडिया के केस में क्या हो जाएगा, लेट्स मूव इंडिया, ओके, टू इनकरेज द एथलीट्स who is participating in Paris Olympic। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है, लेट्स मूव इंडिया, ओके, गॉट इट। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बना था, 1894 में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, समझना गया? इसका हेडक्वार्टर क्या है, स्विट्जरलैंड। क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी न्यूज में है तो पूछा जा सकता है इसका फॉर्मेशन कब हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओके। लास्ट न्यूज ऑफ द डे, आज का लास्ट न्यूज है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक ने 2021 में, ओके सॉरी, इन 2022 में एक चार्टर लाने के लिए प्रपोज किया था। चार्टर क्या है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बिम्स्टेक को चलाने के लिए लॉ है, प्रिंसिपल्स है, सब है, उसका स्ट्रक्चर है। उसको प्रपोज किया था कहाँ, 2000 कब, 2022 में। कहाँ पर, जो 5th कॉन्फ्रेंस हुआ था बिम्स्टेक का श्रीलंका में, वहां पर। अब उसी को क्या किया कर दिया गया, उसका अप्रूवल मिल गया है, ओके, वो पास हो गया, उसका अप्रूवल मिल गया है रिसेंटली, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। देखते हैं अब बिम्स्टेक क्या है, उसको भी देखते हैं। रिसेंटली बिम्स्टेक चार्टर केम इनटू द फोर्स। ओके, जो बिम्स्टेक चार्टर है वह अभी फोर्स में है। अब बिम्स्टेक चार्टर है क्या, ये बिम्स्टेक चार्टर है क्या, एक तरीके से बेसिक डॉक्यूमेंट है। क्या है, बेसिक डॉक्यूमेंट, पूरा लिखा हुआ उसपे चीज है। किस लिए, उसके अंदर है क्या, लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं,
एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ बिम्स्टेक। ओके, समझ में आ गया। अब पूछा जा सकता है कि जो बिम्स्टेक है वो क्या है। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल रीजन में रहने वाले जो कंट्री हैं उनको मिलाकर एक समूह बनाया गया जिसको बोलते हैं बिम्स्टेक। समझ में आ गया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। तो उस समय 4 कंट्री थे, जब नया नया फॉर्म हुआ था 1997 में, तो 4 कंट्री थे। ओके, तो नाम अलग था। परंतु 2004 में जब इसको म्यांमार ज्वाइन करता है तो इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया जाता है और बाद में नेपाल और भूटान भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो अभी कितने मेंबर है इसके? 7 मेंबर्स है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। बे ऑफ बंगाल, ओके, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह है इसका फुल फॉर्म है। इसका फॉर्म हुआ था 1997 में फॉर्म हुआ था। अभी कितने मेंबर हैं इसके? 7 मेंबर्स हैं। कौन कौन है? इंडिया, बांग्लादेश, ओके, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो ये 7 कंट्री हैं जो कि बिम्स्टेक के मेंबर हैं। 1997 में फॉर्म हुआ था। अभी तक इसके चार्टर को अप्रूवल नहीं मिला था। ओके, 2022 में चार्टर उसके प्रपोज किए गए थे। अब जाके रिसेंटली जो है चार्टर फोर्स में आ गया है। 27-28 साल लग गए इसके चार्टर के फोर्स में आने में। चार्टर है क्या? एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, मतलब लिखा हुआ है, रूल्स, नियम और प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में। ओके, पहली बार जब ये बना था तो उसमें कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। कौन कौन सा था? इंडिया था, बांग्लादेश था, थाईलैंड था और श्रीलंका। क्योंकि अगर आप देखोगे जो इंडिया का मैप देखोगे तो क्या यहाँ पे श्रीलंका है, ओके, और ये जो पार्ट है ये बांग्लादेश का पार्ट है, ओके, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारा थाईलैंड है। तो थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और इंडिया हो गया। ये बे ऑफ बंगाल है। ये हमारा कौन सा रीजन है? बे ऑफ बंगाल है। तो स्टार्टिंग में केवल 4 कंट्री थे, बाद में यहाँ पे म्यांमार है। यहाँ पे म्यांमार है, 2004 में म्यांमार भी जुड़ गया। ओके, जब म्यांमार आया, इसको ज्वाइन किया, तब जाके बिम्स्टेक हुआ, जिसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बाद में नेपाल और भूटान भी जुड़ गया इसके मेंबर। ओके, तो किस तरीके से काम किया जाए कि इस क्षेत्र में मतलब पीस मेंटेन रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो यहाँ का। ओके, टेक्निकल और इकोनॉमिक, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन कंट्री के बीच में हो सके। समझ में आ गया? पक्का? तो ये है आज के 10 न्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे 28 मई 2024 करंट अफेयर्स के साथ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।